Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ जो कि एजुकेशनल रिसर्च पर आधारित है, उसके भाग 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए मित्रों, अपने क्वेश्चन सीरीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सहसंबंध ज्ञात करने की विधि है। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कोरिलेशन इज। ऑप्शन ए है गुणघात विधि यानी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ऑप्शन बी स्थिति अंतर विधि रैंक डिफरेंस मेथड। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम प्रोडक्ट मूवमेंट और रैंक डिफरेंस मेथड दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अधिकतम प्रचलित माप हैं। मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर। मीन, मीडियन, मोड, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए हम आंकड़ों की अगर केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो मीन, मीडियन और मोड का तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रचलित मान की अगर हम बात करें तो उसमें हम मीन को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन के शब्दावली में किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया को कहा जाता है। ए मॉडल विभेदक प्रक्रिया यानी मॉडल डिस्क्रिमिनल प्रोसेस। ऑप्शन बी विभेदक प्रक्रिया डिस्क्रिमिनल प्रोसेस। ऑप्शन सी विभेदक विसर्जन डिस्क्रिमिनल डिस्पर्सन, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो कोई भी यदि उद्दीपक है जिसे सब्जेक्ट के सामने उपस्थित किया जाता है तो एक अनुक्रिया या रिस्पॉन्स पैदा करता है, जिसको मनोवैज्ञानिक सांतत्यक यानी साइकोलॉजिकल कंटिन्यूम पर एक वैल्यू होती है। थर्स्टन की शब्दावली में इस अनुक्रिया को विभेदक प्रक्रिया या भेदमूलक प्रक्रिया यानी डिस्क्रिमिनल प्रोसेस कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है विभेदक प्रक्रिया वो सही होगी। अगला प्रश्न है, मानक विचलन एक प्रकार का है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो विचलन की माप होती है यानी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होती है। इस कारण से यहाँ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के किस प्रकार में ऐसी दशाओं और स्थितियों की व्याख्या का लक्ष्य रहता है जो वर्तमान में मौजूद हैं। ऑप्शन ए है अप्लाइड रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में साथियों वर्तमान स्थितियों की व्याख्या की जाती है जो वर्तमान में मौजूद हैं। तो इस कारण से यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, जिस सुनिश्चित समुच्चय से कोई शोधकर्ता अध्ययन के लिए जो प्रतिनिधि इकाई चुनता है वह समुच्चय कहलाता है। तो मित्रों, जिससे शोधकर्ता जो है किसी सुनिश्चित समुच्चय से कोई अध्ययन के लिए अगर प्रतिनिधि इकाई यानी सैंपल चुन रहा है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। उस समुच्चय को पॉपुलेशन कहेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनजातीय समाज के सामाजिक रीति रिवाजों को समझने के लिए अध्ययन की निम्नांकित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, प्रतिभागी प्रेक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्व रिपोर्ट यानी सेल्फ रिपोर्टिंग, या परीक्षण अर्थात टेस्टिंग। तो साथियों, अगर हमें किसी जनजातीय समूह के सामाजिक रीति रिवाजों को समझना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विधि ये होगी कि हम उस समूह में जा करके उसको समझने का प्रयास करें, अर्थात हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें। तो इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक सहसंबंध में x एक चर है, वृद्धि अनुगतिमत होता है। ऑप्शन ए है y में ह्रास होने से यानी डिक्रीज इन y, ऑप्शन बी है y में वृद्धि से, या ऑप्शन सी न वृद्धि हो न ह्रास हो, या ऑप्शन डी y में ह्रास या वृद्धि संयोगवश हो। तो सकारात्मक सहसंबंध के लिए अगर एक चर में वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर से दूसरे चर में भी वृद्धि ही होगी। तो इस कारण से यहाँ ऑप्शन बी y में वृद्धि सही होगा। अगला प्रश्न है, दो चरों में यदि द्वित्व मौजूद हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधित तकनीक उपयुक्त होगी? इफ देयर इज ए ट्रू डाइकोटोमी प्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन? पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, बाय सीरियल कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, या रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। तो साथियों, यदि जब दो चरों में से अगर शोधकर्ता किसी एक चर में वास्तविक रूप से उसका विभाजन कर रहा है यानी ट्रू डाइकोटोमी मौजूद है तो उसे हम बाई सीरियल कोरिलेशन के नाम से जानते हैं, और इस कारण से ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि प्रतिदर्श में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक इकाई की प्रासंभाव्यता को विनिर्दिष्ट नहीं कर सकता है? Which of the following technique cannot satisfy the probability of each unit to be included in the sample? Stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, या क्लस्टर सैंपलिंग। तो साथियों, क्लस्टर सैंपलिंग या जिसे हम क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग सर्वे रिसर्च में अधिक किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और साथ ही बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है। क्षेत्र प्रतिदर्शन में जो पॉपुलेशन होती है, कई इकाइयों में से कुछ इकाइयों को हम रैंडम रूप से उनका चयन कर लेते हैं और फिर इन इकाइयों में से कुछ व्यक्तियों का हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। जब इकाइयां काफ़ी बड़ी होती हैं तो उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों का, और यदि ज़रूरत महसूस की गई तो इन चुनी गई इकाइयों में से फिर कुछ इकाइयों का हम रैंडमली सिलेक्शन करके सैंपल तैयार करते हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, परिकल्पना का निर्माण मूल रूप से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज बेसिकली ए। ऑप्शन ए है रचनात्मक प्रक्रिया है यानी क्रिएटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी तार्किक प्रक्रिया है लॉजिकल प्रोसेस, या ऑप्शन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है साइंटिफिक प्रोसेस, या ऑप्शन डी ज्ञान मीमांसीय प्रक्रिया एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोसेस। तो साथियों, हाइपोथेसिस जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है और इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वैज्ञानिक प्रक्रिया, ये सही होगा।
अगला प्रश्न है, विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है? Deconstruction is a popular method of research in option A basic science, option B applied science, option C social science या option D literature। तो साथियों, डिकंस्ट्रक्शन जो है वो लिटरेचर की एक पॉपुलर रिसर्च मेथड है और इस कारण से इस प्रश्न में ऑप्शन डी साहित्य सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शोध पत्र। पहला ऑप्शन है किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। ऑप्शन बी है लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। ऑप्शन सी समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। या ऑप्शन डी एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो साथियों, एक शोध पत्र जो होता है वो समकक्षीय पुनरीक्षित मूल शोध यानी कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च इसमें होता है या अन्य द्वारा किए गए शोध का इसमें मूल्यांकन निहित होता है। तो शोध पत्र के संबंध में इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यकारी परिकल्पना यानी वर्किंग हाइपोथेसिस। ऑप्शन ए है किसी तर्क के लिए प्रमाणित परिकल्पना। ऑप्शन बी परीक्षण अपेक्षित ना हो। ऑप्शन सी है आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना। या ऑप्शन डी है एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो साथियों, एक वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 15 है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल? इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या 110 इंडेक्स। तो साथियों, किसी भी शोध पत्रिका की अगर गुणवत्ता है वो देखना है तो उसका सूचक इम्पैक्ट फैक्टर होता है और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस किसके लिए होते हैं? ए मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए, बी ग्रुप डिस्कशन के लिए, सी शोकेसिंग न्यू रिसर्च या इनमें से सभी। तो साथियों, जो कॉन्फ्रेंस के लिए अगर हम देखें तो ये तीनों ही कार्य कॉन्फ्रेंस में होते हैं और इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च मीन्स घटना के बाद किया जाता है, बी घटना के पूर्व शोध किया जाता है, सी घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है या ऑप्शन डी घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। तो साथियों, एक्स पोस्ट फैक्टर जो रिसर्च है वो घटना के घटित होने के बाद शोध किया जाता है और इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के लिए सही है। अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूडेंट ए ऑनेस्टी, बी सब्जेक्टिविटी, सी इंटीग्रिटी या डी ऑब्जेक्टिविटी। तो साथियों, शोध की नैतिकता में व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी का स्थान नहीं होता है और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, एक
प्रकल्पना है। ए हाइपोथेसिस इज ए लॉ, कैनन, पोस्टुलेट या सपोजिशन। तो साथियों, एक हाइपोथेसिस जो होती है वो एक माना हुआ संभावित समाधान होता है। तो इस आधार पे अगर हम इन विकल्पों पे विचार करें तो हाइपोथेसिस जो है वो सपोजिशन होगी, यानी अन्वितार्थ। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम जानते हैं कि कंट्रोल ग्रुप कंडीशन का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, कार्यशालाएं अर्थात वर्कशॉप्स किसके लिए आयोजित की जाती हैं? ए व्याख्यान देने के लिए, बी बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, सी नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए या डी प्रशिक्षण और या अनुभव प्रदान करने के लिए। तो साथियों, वर्कशॉप जो है वो ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के लिए की जाती हैं और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is cluster sampling, stratified sampling, convenient sampling या lottery method। तो साथियों, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो उस स्थिति में हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का उपयोग सर्वाधिक करते हैं और इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है? द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग या ऑप्शन डी रेफरेंस कलेक्शन। तो साथियों, प्रयोगात्मक शोध में रेफरेंस कलेक्शन जो है वो आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों जो है आवश्यक हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब ए रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फिजिबल ओनली व्हेन यह शोध करने योग्य है, ऑप्शन बी वह नई हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो, या ऑप्शन सी वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो, या ऑप्शन डी इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता हो। तो साथियों, एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है उस समय फिजिबल नहीं होगी जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो, अर्थात इट कंटेन्स ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बाकी तीनों स्थितियां जो हैं वो सोच समस्या के लिए जो है वो आवश्यक हैं और इस कारण यहाँ पे इस प्रश्न के संदर्भ में ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रेलिवेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर। तो दोस्तों, रिसर्च प्रॉब्लम का जो सिलेक्शन होता है वो सामाजिक प्रासंगिकता के आधार पर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है सोशल रेलिवेंस वो सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? तो साथियों, जो कोटा सैंपलिंग की विधि है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकल्पना का निर्माण निम्नलिखित में से अपेक्षित नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस may not be required in survey method, historical studies, experimental studies या normative studies। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो है परिकल्पना का निरूपण जो है वो अपेक्षित नहीं होता है और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या बायोग्राफिकल रिसर्च। तो क्षेत्र कार्य आधारित शोध यानी फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च को हम इंद्रियानुभव परक शोध यानी एम्पिरिकल रिसर्च के अंतर्गत रखते हैं और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति मापिनी के निर्माण के लिए निर्मित लिंकर्ट मापिनी यानी लिंकर्ट स्केल किस नाम से जानी जाती है? समदृष्टि अंतराल विधि से या अनुक्रमिक अंतराल विधि नाम से या संकलित रेटिंग्स की विधि या ऑप्शन डी स्केलोग्राम विश्लेषण के नाम से? तो साथियों, जो लिंकर्ट स्केल है उसको संकलित रेटिंग विधि यानी मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 30 है, तुलनात्मक निर्णय का नियम लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन, लिंकर्ट, एडवर्ड्स या बोगार्ट्स ने? तो दोस्तों, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट का जो नियम है वो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है और इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 31 है, बाह्य वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी किसे कहते हैं? ए, वह सीमा जहां तक परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सके। ऑप्शन बी है प्रयोग में आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन सी बाह्य चरों का नियंत्रण या ऑप्शन डी उपयुक्त अभिकल्प यानी एप्रोप्रिएट डिजाइन। तो साथियों, एक्सटर्नल वैलिडिटी का संबंध जो सामान्यीकरण से होता है वो परिणामों के सामान्यीकरण पर प्रभाव डालता है और इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैधता सैद्धांतिक वैधता के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है पूर्व कथनात्मक वैधता, ऑप्शन बी संरचनात्मक वैधता, ऑप्शन सी फलन वैधता अर्थात फेस वैलिडिटी या ऑप्शन डी अंतर विषय वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी। तो जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है उसको हम सैद्धांतिक वैधता यानी थ्योरेटिकल वैलिडिटी के नाम से भी जानते हैं और इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विश्वसनीयता के परिकलन में स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का उपयोग होता है? अर्ध विच्छेद विधि में, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में, समानांतर प्रारूप विधि में या उपयुक्त में से सभी? तो साथियों, स्प्लिट हाफ मेथड यानी अर्ध विच्छेद विधि में हम स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूले का उपयोग करते हैं
और इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रम संगत चरों यानी सीक्वेंस रेलिवेंट वेरिएबल का नियंत्रण किस विधि से होता है? बैलेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशन, काउंटर बैलेंसिंग या एलिमिनेशन। तो सीक्वेंस रिलेटेड रेलिवेंट वेरिएबल यानी क्रम संगत चरों, तो कुछ शोध या प्रयोग ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रयोज्य कार्य करता है। इस तरह के प्रयोग में जहां प्रत्येक प्रयोज्य प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था में कार्य करता है, उसमें सामान्यतः दो तरह के क्रम प्रभाव यानी ऑर्डर इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। पहला है प्रैक्टिस इफेक्ट और दूसरा है फटीग यानी थकान प्रभाव। तो काउंटर बैलेंसिंग का उपयोग जो है करके हम इन दोनों तरह के बहिरंग चरों अर्थात अभ्यास प्रभाव और थकान प्रभाव को संतुलित करके उसे नियंत्रित किया जाता है। और काउंटर बैलेंसिंग द्वारा इन दोनों तरह के प्रभावों का प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था में सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है और इस ये प्रभाव जो है अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो काउंटर बैलेंसिंग का उपयोग हम क्रम संगत चरों को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयोग में करते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीजी का पूर्ण प्रारूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आरपीजी का जो फुल फॉर्म है, आरपीजी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जो यहाँ पे ऑप्शन सी है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये आरपीजी का फुल फॉर्म होता है और ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परीक्षण के एकांशों का उत्तर द्विबिंदु यानी 2 पॉइंट मापनी पर न होकर उससे अधिक बिंदु की मापनी पर हो, तो वैसी परिस्थिति में परीक्षण की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? गुणांक अल्फा, गुणांक बीटा, गुणांक थीटा या फ्लैनेटन सूत्र। तो साथियों, इस प्रकार की जब अवस्था आती है तो उस अवस्था में हम अल्फा कोफिशिएंट को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अल्फा गुणांक यानी कोफिशिएंट अल्फा सही होगा। प्रश्न संख्या 37 है, जब परिस्थिति ऐसी हो जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ तो कर पाता है परंतु प्रयोज्यों का विभिन्न अवस्थाओं में यादृच्छिक आवंटन यानी रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त शोध डिजाइन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है बाधित समय श्रृंखला डिजाइन, ऑप्शन बी है वह समय श्रृंखला डिजाइन यानी मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, ऑप्शन सी है एक समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन या उपर्युक्त सभी डिजाइन। तो साथियों, ये तीनों ही डिजाइन जो है इस अवस्था में हम उपयोग में ला सकते हैं और इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड संदर्भ प्रणाली को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है आर्थर डेट सिस्टम, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइटल सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑर्थर नंबर सिस्टम या ऑप्शन डी है रेफरेंस बाय नंबर सिस्टम। तो
जो प्रश्न है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम इज नोन एज आर्थर डेट सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी हार्वर्ड संदर्भ प्रणाली को हम आर्थर डेट सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नांकित में से किसे प्रायोगिक कल्प शोध की विशेषता माना जाता है? ऑप्शन ए है, ऐसे शोध में हाथ्रोन प्रभाव नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है, ऐसे शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी है, ऐसे शोध में प्रयोज्यों का यादृच्छिक आवंटन यानी रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। और ऑप्शन डी है, ऐसे शोध में आश्रित चर नहीं होता है। तो साथियों, प्रायोगिक कल्प शोध में जो है वो प्रयोज्यों का रैंडम असाइनमेंट होना आवश्यक नहीं है या रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, एक मनोवैज्ञानिक बाल शोषण पर शोध कार्य करते हुए इस परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है कि वे माता पिता जो अपने बच्चों का पोषण करते हैं उनके साथ उनके माता पिता ने उनके बाल्यकाल में अक्सर दुर्व्यवहार किए होते हैं। इस उद्देश्य हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ए, केस अध्ययन विधि, बी, इंट्रोस्पेक्शन विधि, सी, सहसंबंधात्मक विधि या ऑप्शन डी, सर्वेक्षण विधि। तो साथियों, इस तरह के जो शोध कार्य होंगे उसके लिए केस स्टडी मेथड जो है वो सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एजुकेशनल रिसर्च पर आधारित थे। निश्चित तौर से ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। जल्द ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।